तो यहाँ हमारा लेक्चर चालू हो रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्रॉग। तो सभी को हेलो बच्चों। चलो देखो, साइलेंस। देखो जो फ्रॉग है, फ्रॉग पहली बात कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन से फाइलम से, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। एम्फीबियन ही पता रहता है, बाकी कुछ पता रहता नहीं है अपने को, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो फ्रॉग है ये दरअसल एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि इसको पानी और ज़मीन दोनों पे भी रहना अनिवार्य है, कंपल्शन है। क्यों कंपल्शन है, कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, तो कंपल्शन इसीलिए है क्योंकि देखो कैसा है कि किसी चिड़िया के अंडे से डायरेक्ट चिड़िया बाहर आती है, सांप के अंडे से सांप बाहर आता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी फ्रॉग के एग से आप देखोगे तो वहाँ से फ्रॉग बाहर नहीं आता, क्या बाहर आता है? लार्वा आता है। क्या आता है? लार्वा, टैडपोल लार्वा। अब ये जो टैडपोल लार्वा है ये ज़मीन पे ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि टैडपोल लार्वा जो रहता है उसमें क्या आता है बच्चों? गिल्स आते हैं। क्या आते हैं? गिल्स। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, दिक्कत क्या है कि ये एम्फीबियंस ही क्यों है, क्योंकि देखो फ्रॉग आर एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म। एम्फीबियस इस शब्द को याद रखना, क्योंकि जब हम प्लांट किंगडम देखेंगे तो प्लांट किंगडम में भी आपको ये एम्फीबियस वर्ड का मीनिंग आपको आएगा, ठीक है। प्लांट में भी एम्फीबियस होता है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए। तो टेरिडोफाइट्स रेप्टिलियंस में आ जाएंगे और ब्रायोफाइट्स आपके एम्फीबियस में। वो मैं आपको जब प्लांट किंगडम बताऊंगा तो बता दूंगा। लेकिन एम्फीबियस का मीनिंग होता है कि जो ड्यूल हैबिटेट पे रहता हो, ठीक है। और उसका कंपल्शन है, देयर इज कंपल्शन, के कंपलसरी है कि उसको दोनों भी हैबिटेट पे रहना ही है, टू हैबिटेट पे रहना है। अब देखो, टू में से वन ऑफ द हैबिटेट इज टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल पर तो ये रह जाएगा लैंड पर, ठीक है। बट व्हाट अबाउट वाटर या एक्वाटिक हैबिटेट? तो एक्वाटिक हैबिटेट पे रहने के लिए ये क्या मतलब इशू आ रहा है, या वाटर में क्यों रह रहा है ये, ठीक है। तो वाटर में ये रह रहा है बिकॉज इसका जो लार्वा है वो डिपेंड करता है वाटर पे, वो बिना वाटर के जी ही नहीं सकता। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन कैसी होती है। जैसे ये पानी है, नदी है, इस नदी के जस्ट ऊपर में झाड़ है, ठीक है। तो वो प्लांट के जो लीव्स है, उन लीव्स के ऊपर क्या करते हैं, जो एग्स है वो ले करते हैं। अब एग्स यहाँ पर है, दिख रहे हैं आप सभी को? तो ये हो गए एग्स, हो गए हमारे अंडे, हो गए फ्रॉग के। अब ये जो फ्रॉग है उसके ये फर्टिलाइज्ड एग्स है। तो ये जब हैच होंगे तो इसमें से हैच होके डायरेक्ट पानी के अंदर ऐसे क्या गिरेंगे? आपके लार्वा। क्या गिरेंगे? लार्वा। अब ये लार्वल बॉडी है। एग्स में से आफ्टर हैचिंग आपको मिल रहे हैं डायरेक्ट फ्रॉग मिल रहे हैं क्या? नहीं, देयर इज नो फ्रॉग। तो ये क्या है बच्चों? टैडपोल लार्वा है। क्या है बच्चों? ये टैडपोल लार्वा। अब ये जो टैडपोल लार्वा है इसमें क्या खासियत है कि एक तो ये पानी में ही रह सकता है। रीज़न ये है क्योंकि इसके ना गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स। दीज आर गिल्स। अब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गिल्स द टैडपोल लार्वा नीड ओनली एंड ओनली वाटर। क्या लगता है बच्चों उसको? वाटर। बिना वाटर के वो जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं। अब मान लो अगर फ्रॉग है, वो डेजर्ट में रह रहा है और वहाँ उसने अंडे दे दिए, उसमें से तो टैडपोल लार्वा निकल रहा है, तो वो जिंदा रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। वहाँ तो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर है। तो फिर इसीलिए इसको एम्फीबियन या एम्फीबियस क्यों कहते हैं? चलो टेरेस्ट्रियल में तो रहता है, बट फॉर द डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फॉर द फर्टिलाइजेशन and mostly the development of larval stage। तो डेवलपमेंट ऑफ लार्वल स्टेज के लिए ज़रूरी क्या होता है? वाटर होता है। इसीलिए एक्वाटिक हैबिटेट में रहना इसका बहुत ज़्यादा कंपल्शन हो गया। कंपल्सरी इसको क्या है? वाटर चाहिए ही चाहिए। बिना वाटर के वो जिंदा रहता है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं रहता। तो यहाँ पे ये एक्वाटिक है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है, साथ ही साथ ये वाटर में ही रह के एक और चीज़ करता है खास, मेटामॉर्फोसिस करता है। क्या करता है बच्चों? मेटामॉर्फोसिस। अब देखो ये वाटर में है, इसके पास गिल्स है, इसीलिए वाटर एक नेसेसिटी हो गई है। बट इसमें मेटामॉर्फोसिस का क्या मीनिंग है?
तो मेटामॉर्फोसिस ये होता है कि ये एग है, इस एग में से बच्चा फ्रॉग आना चाहिए था बट आया लार्वा, दैट इज टैडपोल लार्वा। ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें होती है इसकी, ये टैडपोल लार्वा है, इसमें गिल्स होते हैं। अब ये जो टैडपोल लार्वा है बच्चों, ये बाद में कुछ समय के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रॉग में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉग में। अब ये अगर फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया है तो इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब जो कंडीशन है वो आपके लेवल पे है नहीं, जैसे कि यहाँ एक्डाइसन हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, मोल्टिंग वगैरह प्रोसेस होते हैं, वो सारा कुछ ऐसा कुछ है नहीं आपको ऐसा, इसलिए मैं उतना घुस नहीं रहा इस टॉपिक पे। मेटामॉर्फोसिस का इतना ही मीनिंग समझना कि पहले वो एक कुछ और ही था, एक्वाटिक पे जीने वाला ऑर्गेनिज्म था, अब लैंड पे जीने वाला आ गया। जैसे कि टैडपोल लार्वा में आपको क्या दिखती है, टेल, क्या दिखती है, टेल। लेकिन फ्रॉग में आपको कोई टेल दिखती है क्या, नहीं, टेल चली गई उसकी। यहाँ पे आपको गिल्स दिखते थे, क्या दिखते थे, गिल्स, यहाँ कोई गिल्स नहीं है। उल्टा यहाँ पे क्या है, लंग्स और बुकोफेरेंजियल कैविटी। तो बक्कल फेरेंजियल कैविटी, लंग्स मिलके पल्मोनरी रेस्पिरेशन वगैरह या बक्कल फेरेंजियल रेस्पिरेशन करवाते हैं। साथ ही साथ स्किन में तो दोनों से भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेन चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसने लॉस कर दी है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस किया है। बट इसी को पता है एक और चीज़ कहते हैं, देखो पहले इसके पास टेल थी, टैडपोल के पास है, ये दिख रही है टेल, पहले टेल थी, अभी फ्रॉग में आपको टेल दिखती है क्या, नहीं। तो इसको हम कौन सा इवोल्यूशन कहेंगे, कोई बता सकता है? चलो मैं ही बताता हूँ। हमको ही देखो, हमको तो पहले बेटा टेल थी, बंदर जब थे हम, हमारा इवोल्यूशन हुआ है। या आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी आगे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे, प्रेगनेंसी वगैरह देखेंगे, तो उसमें जो है 9 महीने में आखिरी में आपको दिखता है कि पूंछ रहती है, ठीक है, नेप्चुअल टेल कहते हैं उसको, ठीक है। अब ये जो पूंछ है वो गायब हो जाती है, अभी हमारी दिख रही है क्या पूंछ, नहीं। बहुत से बच्चों में वो पूंछ पैदा होने के बाद भी दिखते हैं, मतलब ये संकेत है कि हमारा पहले इवोल्यूशन जो था ओल्ड पीरियड में, वहाँ पे हमारी पूंछ थी एंसेस्टर में, बट आज है क्या, नहीं है। सेम चीज़ इसके टैडपोल लार्वा में टेल थी, अभी है क्या फ्रॉग में, नहीं है। तो जब क्या होता है, एक एडवांस कैरेक्टर रिड्यूस होता है, क्या होता है, एक एडवांस कैरेक्टर रिड्यूस। तो एडवांस्ड कैरेक्टर क्या था, यहाँ पर टेल था, क्या था, टेल। तो टैडपोल में था, ठीक है, किस में था, टैडपोल में। अब फ्रॉग में वो एडवांस कैरेक्टर है क्या, नहीं है। तो एडवांस कैरेक्टर दैट इज द टेल इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड हो गया है, तो इस चीज को कहते हैं हम बच्चों रेट्रो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। क्या कहेंगे हम इसको, रेट्रो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रेट्रो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अब देखो इसको रेट्रो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का है, या फिर आपने रेट्रो सुना ही होगा कभी ना कभी, मेट्रो तो सुना है ना, नागपुर में मेट्रो है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, रेट्रो है। रेट्रो का मीनिंग मतलब कि पुराने ज़माने की हेयर स्टाइल, पुराने ज़माने के वो बेल बॉटम वाले पैंट, पुराने ज़माने का, तो पुराने ज़माने से जो कोई चीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड एज रेट्रो। तो पहले, ठीक है, तो इस पे जो है पहले के कैरेक्टर्स जो है वापस से आ गए। पहले इनिशियली टेल नहीं थी, बाद में टेल आई, अब टेल गायब हो गई, मतलब पहले जैसी कंडीशन हो गई, पहले जैसी क्या हो गई, कंडीशन। तो इस इवोल्यूशन को कहते हैं बच्चों रेट्रो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, और ये आपके 11th का पॉइंट है जो आपके 12th से क्या होगा, कनेक्ट होगा। तब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो हमारे इवोल्यूशन चैप्टर में है ही नहीं, हम कहाँ से करेंगे ये वो, ऐसा कोई बहाना नहीं चलता, क्योंकि आपका पूरे सारे के सारे चैप्टर बच्चों कनेक्टेड है। अगर आप बॉटनी, जू 11, 12 कनेक्ट करके पढ़ना जान गए, समझ गए, तो आपके कोई भी क्वेश्चन करेक्ट होंगे, वरना फिर ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा हार्ड जाएंगे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि इसमें एम्फीबियस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये 2 हैबिटेट पे है। फिर हमने देखा कि ये पानी बहुत ज़रूरी है, बिना पानी के गिल्स जो है रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। ये गिल्स से अगर रेस्पिरेशन होगा बच्चों तो कौन सा रेस्पिरेशन कहेंगे हम, देखो आप लोग को आएगा नहीं पता है मेरे को, इसलिए वो क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, ये याद रखना, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, आते ही है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं वापस से हमारी पीपीटी पे। तो यहाँ देखिए जो फ्रॉग है उसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है बच्चों, राना टाइग्रीना। क्या है, राना टाइग्रीना। अब जो राना टाइग्रीना है ये एक मतलब एम्फीबियस
एनिमल है, एम्फीबियन है, बट नाम जो है यहाँ पे टाइगरीना दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टाइगरीना। तो ऐसा लगता है कि ये टाइगर वाइगर तो नहीं है, तो ये टाइगर नहीं है। पहली कन्फ्यूजन तो ये दूर कर दो, ठीक है। नहीं तो इसी में आप वहाँ पे राना टाइगरीना होगा और फिर बोले अरे हाँ ये टाइगर है, फ्रॉग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब फ्रॉग का डिस्प्ले है। इसमें आप देखोगे इसके पिक्चर में तो आपको फ्रॉग के सारे फीचर्स दिख रहे होंगे, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। इंटरनल तो अभी नहीं दिखा सकता हम, ठीक है। पहली बात इसकी बात करते कि ये एम्फीबियन जो है, अगर हम फिर इसका इवोल्यूशन देखेंगे, एम्फीबियन का इवोल्यूशन किससे हुआ होगा? सबसे क्लोज इसके एंसेस्टर क्या होंगे? फिशेस होंगे। क्या होंगे? फिशेस। तो ऑब्वियसली बात है ये फिशेस से आया था। अब देखो, एक साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, अगर सभी ने सुना होगा, तो उनकी पूरी ज़िंदगी साइंस के लिए चली गई। बहुत बड़े सर्जन के बेटे थे, लेकिन उनके खुद के बेटे की जब डेथ हुई तो उनको फ्यूनरल पे भी जाने को नहीं मिला। उन्होंने ऐसे ऐसे दुनिया को कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट मेरे को आज भी याद है। बड़े बड़े लोगों के कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में रखने चाहिए। निकोला टेस्ला हो गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, वैसे इनके भी चार्ल्स डार्विन, कि कोई भी साइंस तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि आप उसका क्या नहीं पढ़ोगे? इवोल्यूशन नहीं पढ़ोगे। देखो, आप एक चीज़ सोचो कि एम्फीबियंस में आपको गिल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बच्चों? गिल्स। लेकिन जब वो फ्रॉग बन जाता है तो उसका तो लंग्स आ जाता है। क्या आ जाता है? लंग्स। तो एम्फीबियन दरअसल हमारे फिशेस से ही इवॉल्व हुए हैं। अगर वो हमारे फिशेस से इवॉल्व हुए हैं बच्चों, तो वहाँ पे आपको क्या दिख रहा था? फिशेस में क्या थे? गिल्स थे। क्या थे? गिल्स। लेकिन टेरेस्ट्रियल पे तो लंग्स रहते हैं। बट देखो, फ्रॉग में लंग्स है, फिशेस में क्या है? गिल्स। बट उसका जब टैडपोल लार्वल स्टेज देखते तो वहाँ आपको क्या दिखता है? प्रेजेंस ऑफ गिल। क्या दिखता है? प्रेजेंस ऑफ गिल्स। तो ये एक उसका इवोल्यूशनरी कैरेक्टर हो गया कि वो फिशेस से फ्रॉग को मिला है ना, एम्फीबियन को मिला है। नेक्स्ट, फिशेस से एक और कैरेक्टर मिलता है कि फिशेस जो है बच्चों क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। क्या है? कोल्ड ब्लडेड। मतलब कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं। अगर मान लो बाहर बॉडी टेम्परेचर मतलब बाहर का एनवायरनमेंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, या इसका टेम्परेचर अगर कम है तो इसका कम हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो ग्लेशियर्स के फिशेस जो है बहुत -डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है। या फिशेस, कुछ फिशेस जो ओशन में रहते हैं लो टेम्परेचर में रहते हैं, बाकी के रिवर या पॉन्ड में गर्म पानी रहता है तो वो उस टेम्परेचर पे रहता है। तो बहुतों का इवोल्यूशन हो गया है। लेकिन अगर आप मान लो रिवर के फिश ओशन में डालोगे, ओशन की रिवर में डालोगे, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा तो उसकी क्या हो जाएगी? डेथ, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कोप अप नहीं कर सकती है। लेकिन हमको देख लो, हमको अगर ठंडी लग रही होगी तो हम क्या करते हैं? हमको कपकपी महसूस होती है। कपकपी होती है ना, ऐसे ऐसे हम थर्राते हैं। तो ये जो कपकपी महसूस हो रही है, हम जो थर्राते हैं, तो इंटरनली हमारी बॉडी ऐसे एक्सर्ट करती है प्रेशर, एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। तो उसी की वजह से हमको क्या है? ठंडी महसूस नहीं होती। और अगर वही हम अगर समर में देखेंगे तो हमको बहुत पसीना आता है कि नहीं आता है? और वो जो पसीना आ रहा है तो वो फिजिक्स में एक टर्म है कन्वेक्शन, या आपको मटका देखो, मटके के ऊपर आपको दिखता है वो गीला गीला रहता है। तो वो क्या होता है कि कन्वेक्शन मतलब हीट एनर्जी बाहर निकल जाती है और वो आप मतलब आजू बाजू में एक मतलब कोल्ड सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। तो जब आपको स्वेटिंग होती है तो आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, ठीक है। और जब आप में एक्सर्शन होता है, थर थर काँपते हैं आप, तब आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? बढ़ता है। मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या कर सकती है? एडजस्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन हमारी बॉडी ठंडी में शिवरिंग से और गर्मी में किससे कर रही है? स्वेटिंग से। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? लेकिन बच्चों, बात करोगे आप अगर फिशेस की या फ्रॉग की, तो ये दोनों भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। और ये अगर दोनों अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर ये अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अवॉइड। तो एम्फीबियंस फिर अगर ठंडी को अवॉइड करना रहा तो वो सो जाएंगे ठंडी में, और अगर गर्मी को अवॉइड करना रहा तो सो जाएंगे गर्मी में। बट इसी चीज़ को टेक्निकली क्या कहेंगे हम? क्या होता है, वो एम्फीबियंस मान लो उस नदी के तल पे है तो वहाँ जाएगा, वहाँ गड्ढा करेगा और उस गड्ढे में जाके वो सो जाएगा, ठीक है। चाहे फिर गर्मी हो या फिर मतलब ठंडी हो। तो ठंडियों में और गर्मियों में फिर सोता है तो उसको फिर हम अलग अलग टर्म से जानते हैं, ठीक है। जैसे ग्रिजली बियर भी आपको पता है कि 3 महीने तक साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा या मतलब कई ठंडे प्रदेश में वहाँ पे बर्फ़ आती है, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करता है? गुफा में चला जाता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है। उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। तो फ्रॉग भी क्या करता है? ठंडियों में गड्ढे करता है, ज़मीन के अंदर जाता है और वो हाइबरनेशन करता है। मतलब हाइबरनेशन का मीनिंग हो गया विंटर स्लीप। क्या मीनिंग हो गया? विंटर स्लीप। लेकिन वही अगर आप देखोगे वो समर में गड्ढे करके सोता है वहाँ पे, तो वो हो जाएगा समर स्लीप। क्या हो जाएगा? समर स्लीप। बट समर स्लीप को क्या कहेंगे हम? एस्टिवेशन। क्या कहेंगे? एस्टिवेशन। तो 2 चीज़ें बताई मैंने, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। क्या है वो? कोल्ड ब्लडेड।
या उसी को टेक्निकली कहते हैं हम पोइकिलोथर्म। क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्म। तो क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्म है, इसी वजह से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए वो स्लीप मतलब निद्र अवस्था में चले जाते हैं। तो वो अगर आपके समर में अगर ये जाएंगे या विंटर में अगर जाएंगे सोने के लिए तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। तो क्यों कर रहे हैं ये अगर आपको एक बार पता चल गया तो आप क्या है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से सोच सकते हो या उस पर क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर चाहता मैं 2 मिनट में बोलता था पोइकिलोथर्म, कोल्ड ब्लडेड, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, बात खत्म, विंटर स्लीप, समर स्लीप, तो इसमें कोई मजा नहीं आता था। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे का इवोल्यूशन समझो या रीज़न समझो, बैकग्राउंड समझो क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट देखो, तो ये कैमोफ्लाज भी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कैमोफ्लाज। अब कैमोफ्लाज में आप दिक्कत कैसी है कि 12th में आ जाओगे तो 12th में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में या कई जगह पे आपको कैमोफ्लाज की टेक्निक्स जो है वो आएगी। कैमोफ्लाज में ऐसा लगता है आपको कि जैसे फिर ये आप देखोगे कोई इंसेक्ट्स है वो बिल्कुल पत्ती जैसे हो जाते हैं। ग्रीन स्नेक पता है ना आपको? तो वो ग्रीन कलर का स्नेक है, ठीक है, उसको हम रैटल स्नेक और रैट वगैरह खाता है। तो या फ्लाइंग स्नेक भी वैसे ग्रीन रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि वो पत्तियों से मैच हो जाता है। किससे मैच होता है? पत्तियों से। तो मैचिंग हो गया तो हमको लगता है चलो ये छुप गया, इसको कैमोफ्लाज। तो कैमोफ्लाज का ये एक पॉइंट हो गया जो आपको लगता है, लेकिन कैमोफ्लाज बहुत और भी तरीके हैं। देखो अब कैमोफ्लाज में क्या होता है, जितने भी आपको एनिमल्स कॉन्ट्रास्टिंग कलर के दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कलर के। तो उन कॉन्ट्रास्टिंग कलर वाले हमेशा पॉइजनस रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा पॉइजनस। तो हमेशा पॉइजनस रहते हैं, इस वजह से क्या होता है कि जो प्रेडेटर है फिर उसको खाने से अवॉइड करता है। खाने से क्या करता है? अवॉइड। आपको कैलेट्रोपिस प्रोसेरा पता है क्या? बजरंगबली के लिए हम वो फूल चढ़ाते हैं, पता है? तो वो जो है उसका झाड़ देखो कहीं भी उगा हुआ रहता है और उसको एक भी गाय खाती नहीं है। ना गाय खाती है ना बकरी खाती है। पता है क्यों नहीं खाती है? क्योंकि उसमें सेर्ब्रोस्पाइल ऐसे मतलब केमिकल्स होते हैं, अगर वो खा ले तो गाय को बकरी को पैरालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं? अवॉइड। सेम चीज़ बहुत सारे फ्रॉग्स ऐसे होते हैं कि उनके बॉडी में पॉइजन वो इकट्ठा करते हैं और उनका कलर जो है कॉन्ट्रास्टिंग दिखने लगता है। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर सामने वाले शिकारी के लिए या प्रेडेटर के लिए कैसा रहता है पता है क्या? एक प्रकार से ऐसा रहता है कि ये अगर मैंने खा लिया तो मेरी डेथ हो जाएगी। इसी वजह से प्रेडेटर शिकारी क्या है उस फ्रॉग को नहीं खाता है। बट इसमें सेकंड कैमोफ्लाज देखो, पहला कैमोफ्लाज हमने देखा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच हो गया तो वो एक कैमोफ्लाज हो गया। दूसरा कैमोफ्लाज ये क्या करते हैं, अपने ही साथी के जैसे जो पॉइजनस कॉन्ट्रास्टिंग कलर के फ्रॉग्स होंगे ये भी वैसे ही हो जाते हैं। ये भी क्या हो जाते हैं? वैसे ही। और ये अगर वैसे हो गए तो पता है क्या होता है? इनको भी कोई खाएगा नहीं, तो हो गया ना कैमोफ्लाज। तो कैमोफ्लाज का मीनिंग ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या ऐसे सेम दिखने वाले ऑर्गेनिज्म की कॉपी करना ताकि उनको कोई खाए नहीं। तो यहाँ पे पोइकिलोथर्म है, कोल्ड ब्लडेड है, एस्टिवेशन मतलब ये कर रहा है समर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब ये क्या कर रहा है? विंटर स्लीप, और लास्ट में ये क्या कर रहा है? कैमोफ्लाज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? कैमोफ्लाज। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट हम इसके एक्सटर्नल फीचर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बॉडी कैसी है। तो इसकी बॉडी में आपको दिखेगा ये हेड दिखेगा। क्या दिखेगा? हेड। और पूरी फिर ये बॉडी क्या दिखेगी? ट्रंक। क्या दिखेगा? ट्रंक। लेकिन इसकी बॉडी में नेक नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? नेक। अब देखो ये हमारा माउथ है, यहाँ से हमारा ईसोफेगस आ रहा है। क्या आ रहा है? ईसोफेगस। फूड पाइप क्या आ रहा है? फूड पाइप। तो जो हमारा फूड पाइप है क्या है? हमारा फूड पाइप। स्वराली क्या है? ये हमारा फूड पाइप। तो जो फूड पाइप है सोनेरी है वो, तो जो फूड पाइप है वो हमारा यहाँ पे है। अब अगर मैं यहाँ से मैं नेक ही हटा दूँ तो फूड पाइप की लेंथ कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम हो जाएगी। सेम चीज़ है कि फ्रॉग में आपको हेड और ट्रंक दिख रहा है, नेक नहीं है। क्या नहीं है? नेक। तो फूड पाइप की साइज़ कम हो गई। अब देखो यहाँ से लेके इस ओपनिंग से लेके पीछे की ओपनिंग तक ये जो ऐसा ट्रैक है ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। क्या हो गया? हमारा एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एलिमेंट्री कैनाल में से अगर आप नेक हटा दोगे तो एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होगी कि छोटी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। सेम चीज़, दो चीज़ याद रखना कि फ्रॉग के नेक नहीं है इसीलिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी हो जाएगी और साथ ही साथ क्या छोटा हो जाएगा इसका? ईसोफेगस, फूड पाइप। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो अब वो बाद में देखते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। ये जो छेद दिख रहा है आपके ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर डेवलप नाक नहीं दिखेगी आपको, डायरेक्ट क्या है वो छेद ही दिखेंगे, दैट इज एक्सटर्नल नेयर्स। क्या है ये? एक्सटर्नल नेयर्स। नेक्स्ट इसके हेड में आपको आईज दिखेगी। क्या दिखेगी बच्चों? आईज।
अब इसके आईज और बाकी आईज में क्या फ़र्क है? इससे पहले हमने बच्चों देखो कॉकरोच पढ़ा था, और कॉकरोच में मैंने क्या बोला था, उसके बाद दोनों भी आईज है, एक सिंपल आईज है और एक क्या है, कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज में मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी अगर आप आँख देखोगे तो उसमें बहुत सारी स्क्रीन्स, बहुत सारे ओमेटिडिया मिला के एक आँख होती है कंपाउंड आईज। इसकी आईज कैसी है बच्चों? सिंपल है। कैसी है? सिंपल। मतलब उतने सारे स्क्रीन्स या उतना सारा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सिंपल है, लेकिन इसके आईज की विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि इसकी आईज ऐसे बल्ज आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। कैसे निकल रही है? बाहर। तो बल्जिंग आईज है। क्या है ये? बल्जिंग आईज। इसके आईज ना बहुत बड़े हैं। इसके आईज क्या है? बहुत बड़े। तो एक तो बाहर भी बल्ज आउट हो रहा है, और अंदर से अगर आप इसके माउथ वाले रीजन से इसको देखो तो वहाँ से भी आपको आईज कैसे सॉकेट टाइप दिखेगा कि ये नीचे भी बल्ज आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बल्जिंग आईज। यहाँ तक सभी को क्लियर है गाइज? अब ये एक्सटर्नल लेयर, ये आईज, और उसी के बाजू में आपको ऐसा एक मतलब ये दिखता है, धब्बा टाइप दिखता है, छेद दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज टिम्पैनम। क्या कहते हैं हम इसको? टिम्पैनम। देखो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल लेयर्स, सॉरी एक्सटर्नल ईयर हो गए। इसी को क्या कहते हैं हम? पिन्ना। क्या कहते हैं? पिन्ना। तो ये पिन्ना हो गया, एक्सटर्नल ईयर हो गया। लेकिन इसके कान दिख रहे क्या आपको? ऐसे कान पकड़ के ला रहे हो क्या फ्रॉग? नहीं ना। तो इसके ना एक्सटर्नल ईयर नहीं रहता है, ईयर पिन्ना नहीं रहता है। देखो अभी अभी हमने मसल पढ़ा था उसमें। तो ये क्या है? बोन है कि कार्टिलेज है? ये कार्टिलेज। इलास्टिन ज़्यादा रहता है कि इलास्टिन ज़्यादा रहता है? इलास्टिन कि कोलाजन? कोलाजन से स्ट्रांग होगा कि सॉफ्ट होगा? वो कोलाजन से क्या होगा? सॉफ्ट। और इलास्टिन से हार्ड। तो तुम लोग तो दिमाग यूज किया करो कभी फिर। तो देखो इसमें इलास्टिन ज़्यादा होगा, कार्टिलेज में क्या होगा? इलास्टिन, इसीलिए वो सॉफ्ट है। और ये हड्डी ऐसे मुड़ रही है क्या? नहीं। तो बोन्स में क्या होता है? कार्टिलेज कम, और क्या ज़्यादा होगा आपका? कोलाजन। क्या ज़्यादा होगा? कोलाजन। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? तो कान में क्या है? एक्सटर्नल ईयर में क्या है? कार्टिलेज है, और इलास्टिन ज़्यादा, कोलाजन फाइबर कम। और हमारी जो बोन है उसमें वो हार्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें कोलाजन क्या है? ज़्यादा है, और इलास्टिन क्या है? कम। अभी भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसमें कार्टिलेज वाले कान नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ईयर तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो छेद है, इंटरनल ईयर आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज टिम्पैनम। क्या कहते हैं हम इसको? टिम्पैनम। तीन चीज़ें देखी हमने। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो ये एक्सटर्नल लेयर है, आईज है, और ये टिम्पैनम है। क्या है ये? टिम्पैनम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेड। अब ये इसका माउथ है, माउथ में नीचे बताऊंगा और आपको, पहले बॉडी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इसके ऐसा, मतलब जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनके ऐसी चर्बी आती है नीचे, देखा होगा, टायर आते हैं। तो वो इसके लिए ना आंखें होनी चाहिए। तो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा बल्ज्ड आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये बल्ज्ड आउट नहीं होता, दरअसल ये ऐसा गुब्बारे के जैसा फूलता है। अब जब उसको टाव करना रहता है फीमेल को बुलाने के लिए, देखो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, उसमें क्या होता है, ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड क्या है प्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए ये वाली स्किन इतनी ऐसी एक्सटेंड हो जाती है, जैसे गुब्बारा एक्सटेंड होता है, बलून एक्सटेंड होता है ना, वैसा। अब यहाँ पे इनके लिम्स की ओर जाते हैं। किसके ओर जाते हैं? लिम्स की ओर। ठीक है, अब लिम्स में अगर आप देखोगे, अब अगर किसी की आवाज़ आई ना, देख लेना, लास्ट टाइम बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो लिम्स है, यहाँ पे लिम्स, आगे के जो लिम्स होते हैं फोर लिम, वो थोड़े छोटे होते हैं, और पीछे के जो लिम्स होते हैं वो थोड़े कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। क्योंकि इसको जंप करना है तो ये पीछे के ही पैर यूज़ करता है। ठीक है, और तैरने के लिए भी ये बैकवर्ड फ्लो ऐसे क्या है, पैरों को पुश करता है। ठीक है, इसीलिए इसके इवोल्यूशन में इसके जो पीछे के हाइंड लिम्स हैं वो बड़े हो गए, और फोर लिम्स क्या है? छोटे हैं। अब फोर लिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि फोर लिम्स में आप अगर इसके डिजिट्स देखोगे तो फोर लिम में 4 ही डिजिट है। कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो फोर लिम्स के 4 ही डिजिट है, और हाइंड लिम्स में कितने हैं बच्चों? 5 है। कितने हैं? 5। अब फोर लिम के 4 डिजिट्स है, और हाइंड लिम्स के कितने? 5। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, बात करते हो मत दिखना,
क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के बाद मिलूंगा उसको, मैं अच्छे से बात करूंगा, फिर वो उसका लास्ट टाइम होगा जब वो बात करेगा। तो यहाँ पे ये फोरलिम हो गए और ये हाइंडलिम हो गए, ठीक है। फोरलिम में आपको 4 डिजिट्स दिख रहे हैं, हाइंडलिम में 5 दिख रहे हैं। अब साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो नीला नीला सा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये कपुलेटरी पैड है या इसको नेप्चुअल पैड कहते हैं। कपुलेटरी पैड या ये जो नेप्चुअल पैड होता है ये फीमेल को होल्ड करने के लिए होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 उंगलियां दिख रही है। हेलो बच्चों अभी साइलेंट रहो। चलो यहाँ देखो, अब ये हाइंड लिम है और ये फोरलिम है। फोरलिम में 4 डिजिट, तो फोरलिम, और हाइंड लिम में 5 डिजिट, ठीक है। तो हाइंड लिम, इसका कुछ बन नहीं रहा लेकिन इसका तो बन रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपको मतलब ऐसा समझो कि इसके हाथ में पहले ही इंगेजमेंट रिंग है। इंगेजमेंट रिंग जैसा क्या है, ये नेप्चुअल पैड है। अब पीछे की अगर आप पैर देखोगे, और ये मेल में ही रहता है, फीमेल के पास नहीं है क्योंकि मेल ही पहनाता है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 5 आपको उंगलियां दिख रही है, डिजिट्स दिख रहे हैं, इसमें आप देखोगे बीच में आपको क्या दिखते हैं, वेब्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं, वेब्स, क्योंकि इसको तैरना है। मैंने पहले ही बताया आपको, ये स्विमिंग करता है। क्या करता है ये, स्विमिंग। तो स्विमिंग करते वक्त इसके ना ऐसे वेब्स रहते हैं। क्या रहता है, वेब्स, ये इसको हेल्प करते हैं। देखो बच्चों, जब हम पैदा भी नहीं होने वाले थे तब एम्ब्रियोनिक में हमारे भी हाथों में ऐसे वेब्स थे, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, सेल्फ डेथ ऑफ सेल्स, यहाँ पे क्या है, वो सेल्स चले गए। एपोप्टोसिस एक बहुत बड़ी टर्म है, जब मैं आपको कैंसर पढ़ाऊंगा 12th में या कुछ चीज़ें देखेंगे हम, तब वो आएगा, उसका उल्लेख होगा। देखो 3-4 चीज़ें, हमारे सेल्स हमारे खुद के सेल्स को मारते हैं, उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। प्लांट में भी ऐसे ही होता है। अब देखो प्लांट में लीफ है, मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, इन्फेक्शन, तो अब वो ऐसे हाथ निकाल के ऐसे झापड़ तो नहीं मार सकता उस इन्फेक्शन को, या ऐसे करके दूर नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि उसके पास अनलिमिटेड सेल डिवीजन, आपको पता ही है, तो वो क्या करेगा, उतने उसके आजू बाजू के सेल्स को खुद ही मार देगा, जिससे वो नीचे गिर जाएगा इन्फेक्शन। उतना बॉडी पार्ट उसने क्या कर दिया, खुद ही डिटैच कर दिया। इसलिए आप देखो पत्तियों पे आपको ऐसे गोल गोल से रिंग्स दिखते हैं, तो वो किसी ने खाए नहीं है, वो प्लांट ने खुद ही किया है वैसा, ताकि उस इन्फेक्शन को क्या करें, अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको वेब दिखते हैं, इसके नहीं गए, हमारे चले गए, लेकिन उसका आपको थोड़ा बहुत वेब का ये पोर्शन दिखता है। अब नेक्स्ट है, ये तो बात होगी पैरों की। पैर जो इसके पीछे वाले जो हाइंड लिम्स है वो वेब्ड है, ठीक है। ये लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर लिम्स है पीछे के। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। अब इसकी स्किन देखोगे बच्चों, तो इसकी स्किन जो है वो ऊपर से और नीचे से अलग होती है। आप देखो, हर बार मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको कंपेयर करना है तो अपनी बॉडी से करना। सबसे पहले अपने आप को देखना, तो अपने आप को देखोगे तो जो पीछे का पोर्शन होगा वो क्या होगा, डॉर्सल। वैसे भी हमारे हाथ पीछे के डार्क होते हैं, है ना, आगे के क्या होते हैं, फ्रंट। डी से डार्क, डी से डॉर्सल। तो पीछे वाला जो स्किन या हिस्सा पार्ट हो गया वो क्या हो गया, डॉर्सल। लेकिन ये सामने वाला क्या हो गया, वेंट्रल। मैंने कॉकरोच के समय में भी बताया था, वो अगर ऐसा नीचे झुक जाए तो ये क्या हो जाएगा, उसका डॉर्सल, और सामने क्या वाला क्या हो जाएगा, वेंट्रल। तो ये भी मतलब ह्यूमन जैसे, ये मान लो अब ये नीचे लेट गया, तो यहाँ पे इसकी ये वाली साइड कौन सी हो गई, डॉर्सल, और नीचे वाली कौन सी होगी बच्चों, वेंट्रल। तो अगर आप देखेंगे जो इसकी ऊपर की या बाहर की आउटर साइड है डॉर्सल, वो कैसी रहती है बच्चों, ऑलिव ग्रीन। कैसी रहती है, ऑलिव ग्रीन, हल्की टाइप की ग्रीन टाइप। और जो उसका वेंट्रल साइड है नीचे का, वो कैसा रहता है बच्चों, पेल येलो। कैसा रहता है, पेल येलो। नॉट येलो, इट्स पेल येलो, नॉट ग्रीन, इट्स ऑलिव ग्रीन। यहां तक क्लियर है। तो डॉर्सल साइड कैसी होगी बच्चों, ऑलिव ग्रीन। वेंट्रल साइड कैसी होगी बच्चों, पेल येलो। डॉर्सल साइड कैसी होगी बच्चों, ऑलिव ग्रीन। वेंट्रल साइड कैसी होगी बच्चों, पेल येलो। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टाइग्रीना। क्या है, राना टाइग्रीना। ये क्या हो गया इसका हेड, ये क्या हो गया इसका ट्रंक। यहाँ क्या आपको नेक दिख रही है, नहीं, यहाँ नेक नहीं है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल और इसोफेगस क्या हो जाएगा, छोटा। क्या हो जाएगा, छोटा। इंग्लिश में शॉर्ट, ठीक है।
अब यहाँ आप हेड की तरफ देखोगे तो दो छेद दिखते हैं यहाँ से, दैट इज वो क्या है, एक्सटर्नल नेयर्स। फिर इसकी आंखें कैसी दिखती है, अंदर दबी हुई है कि बल्जिंग है, बल्जिंग, प्रोट्रूडिंग आउट टाइप बल्जिंग आईज दिखती है इसको। और जस्ट आईज के आजू बाजू के हिस्से में आपको और छेद दिखते हैं, दैट इज टिम्पैनम। क्या है ये, टिम्पैनम। मतलब हमारे जैसे ये एक्सटर्नल ईयर है, फिर इंटरनल ईयर है, तो इसके सिर्फ इंटरनल ईयर और उसका क्या है, वहां पे सिर्फ आपको क्या दिखेगा, छेद दिखेगा, तो दैट इज टिम्पैनम। अब इसके ट्रंक पे आते तो ट्रंक में आपको दो पैर दिखते हैं, आगे के पैरों को बोलेंगे हम फोर लिम्स, पीछे के लिम्स को क्या बोलेंगे हम, हाइंड लिम्स। अब जो हाइंड लिम्स है वो स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग और ये बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड से है, लेकिन फोर लिम्ब इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है लेकिन थोड़े छोटे हैं, ठीक है। अब जो फोर लिम्ब है उसमें 4 डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, 4, इसलिए ये क्या हो गई, फोर लिम्ब। लेकिन हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट होते हैं बच्चों, 5, तो उसको सिर्फ हाइंड लिम्ब कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखोगे तो आपको फोर लिम्ब में आपको ऐसा नीला नीला सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉप्युलेटरी पैड और नेप्चुअल पैड। क्या कहते हैं हम इसको, कॉप्युलेटरी पैड और नेप्चुअल पैड। अब ये जो नेप्चुअल या कॉप्युलेटरी पैड होता है, ये ड्यूरिंग द इंटरकोर्स फीमेल को ग्रैब करने के लिए यूज होता है और इससे सेंसेशन भी आता है। अब यहाँ देखो ये हाइंड लिम्ब है, तो हाइंड लिम्ब में आपको उंगलियों के बीच में क्या दिखते हैं, वेब दिखते हैं। क्या दिखते हैं, वेब। और ये वेब क्या होते हैं, पीछे में ऐसा बैक स्ट्रोक ऐसा ये मारता है, तब वो आप देखें, आपने देखा ही होगा ना कभी फ्रॉक को तैरते हुए, ठीक है, तो वो ऐसे तैरता है। नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी पे जाएंगे तो स्किन कैसी होगी बच्चों इसकी, मॉइस्ट ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड। देखो इनके ना आउटर स्किन पे 2-3 चीजें याद रखना, पूरी आउटर स्किन पे पूरी आपको क्या दिखेगा, म्यूकस दिखेगा। क्या दिखेगा, म्यूकस। तो वो इसलिए नहीं है कि हम उसको पकड़ने जाएंगे तो फिसल गया, ठीक है, तो भगवान ने बचाने के लिए वो बनाए, वैसा नहीं है। तो क्योंकि म्यूकस ग्लैंड रहता है तो उसके पूरी के बॉडी के ऊपर आपको म्यूकस दिखते हैं। अब ये क्या करता है म्यूकस, पता है, पानी से या एयर से ऑक्सीजन खींचता है और बाहर क्या है, CO2 निकाल के देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का रेस्पिरेशन हो गया। क्या हो गया, रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है आपको क्या दिख रही है, यहाँ से होगी, स्किन से। बट जस्ट उसके नीचे आप देखोगे, उसके आउटर जो आपको एपिथेलियल टिश्यू के नीचे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको क्या दिखेंगे पता है, वेसल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, वेसल्स। तो इसकी स्किन वैस्कुलर एंड म्यूकस पोजेसिंग है। कैसी है, वैस्कुलर एंड म्यूकस पोजेसिंग। तो क्योंकि इसके आउटर स्किन में बहुत ज्यादा म्यूकस ग्लैंड है, बहुत ज्यादा वेसल्स है, तो इसीलिए वैस्कुलर एंड म्यूकस ग्लैंड पोजेसिंग हो जाएगी। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, चलो। तो यहां पे वही है, क्या लिखा है पढ़ो सभी, स्किन मॉइस्ट ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड। तो मॉइस्ट तो रहेगी भाई, म्यूकस है तो मॉइस्चर तो रहेगा ही वहां, लेकिन ये कोई मॉइस्चराइजर ये वो ऐसा खुद को बचाने के लिए वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये क्या है कि ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन स्किन से जो रेस्पिरेशन हो रहा है फिर उसे क्या कहेंगे हम, जैसे गिल से रेस्पिरेशन हुआ तो हमने ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा था, वैसे स्किन से रेस्पिरेशन होगा तो क्या कहेंगे हम उसको, क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। यहां तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट थिंग, यहां पे आगे बढ़ते हैं तो मॉइस्ट भी है, क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन भी कर रहा है, और ये कैसा है, वैस्कुलर भी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम पे। कहां आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले हम माउथ देख लेते हैं। तो ये इसका माउथ है, इसका अपर जॉ और लोअर जॉ ऐसा खुला हुआ है। ये हो गया अपर जॉ, ये हो गया लोअर जॉ। तो ये दिख रहा है आपको, ये हो गया अपर जॉ, ये क्या हो गया, लोअर जॉ। अपर जॉ में आपको ये 2 छेद दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपके एक्सटर्नल नेयर्स, नाक के छेद, ठीक है। फिर बाद में ये आपको हल्का हल्का ऐसा इंप्रेशन दिख रहा है, सो दैट इज द इंप्रेशन ऑफ आईज। किसका इंप्रेशन है बच्चों, आईज का। देखो बाहर में भी बल्ज आउट हो रही है, नीचे भी क्या है उसका इंप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। दीज आर बल्जिंग आईज। अब ये नीले नीले क्या दिख रहा है आपको, दांत दिख रहा है, ठीक है। अब इसके दांतों को अगर आप देखेंगे तो इधर के दांत और इधर के दांत आपको अलग दिख रहे हैं कि सेम दिख रहे हैं बच्चों, हाँ अभी दिख जाएंगे, हाँ दिख रहा है ना अभी। तो यहाँ पे आपको ये जो टीथ दिख रहे हैं डिफरेंट है कि सेम है, सेम है। क्या है बच्चों, सेम। तो इसको प्रॉपरली अगर मैं बताऊं तो हम इसको होमोथेकोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, होमोथेकोडोंट या होमोडोंट भी बोल सकते हो। तो ये होमोथेकोडोंट है, मतलब इसके सारे के सारे टीथ जो है सिमिलर है। हमारे वैसा नहीं है, हमारे आप पीछे देखो मोलार, इंसिजर्स, ठीक है, प्री मोलार सब आपने देखा है ना, तो वो सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो
इनके हमारे हेट्रोडोंट हो गए, इनके क्या हो गए बच्चों, होमोडोंट। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन हमेशा आएगा कि वो आपके ह्यूमन से सारी चीज़ें कंपेयर करके पूछेंगे। यहाँ पे ब्रेन में भी हमारे जैसे क्वाड्रिजेमिना होता है, इनके बाइजेमिना रहेगा, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था कि पहले प्रैक्टिकल में फ्रॉग को ही लेते थे, बहुत ज़्यादा मैच होता है हमारी बॉडी से, इसलिए उसका डिसेक्शन भी होता है। आज वो सब अलाउड नहीं है पेटा की वजह से, तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, ठीक है। अब इस डाइजेस्ट सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या देखा, माउथ, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है वो। तो माउथ में आपने देखा यहाँ टीथ है, टीथ बिल्कुल सिमिलर है, डिफरेंस नहीं है, होमोडोंट है, लेकिन इसके टीथ ऐसे नहीं कि एकदम ये चबा रहा है ऐसे ऐसे करके, दिख रहा है तुमको कि इसके दांतों में कुछ फंसा हुआ है, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको। एज सच इनके जो टीथ रहते हैं वो ग्रैब करने के लिए, और इंसेक्ट्स अगर बाहर जा रहे होंगे या कोई प्रे बाहर जा रहा होगा तो उसको वही के वही होल्ड करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, प्रे को होल्ड करने के लिए नीचे में आपको टंग दिखती है, और ये जैसे हमने देखा था ना स्टिग्मा बाइफिड, देखा था मॉर्फोलॉजी में, बना के भी बताया था आपको, ठीक है। तो इसका जो वहाँ पे प्लांट में बाइफिड था उसका स्टिग्मा, यहाँ पे इसकी टंग भी ऐसी बाइफिड जैसी, मतलब दो ऐसे खांचों में ये क्या है, डिवाइड होती है। अब ये इसलिए होती है ताकि वो प्रे को ऐसा पकड़ सके। ऊपर से बहुत लचीली होती है और बहुत दूर तक जाती है, ठीक है, और बहुत स्पीड से क्या है, प्रे को कैप्चर करती है। ये हो गया हमारा लोअर जॉ, ये हो गया बच्चों हमारा अपर जॉ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है अभी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये पहले क्या आएगा, माउथ आएगा, पहले क्या आएगा, माउथ, फिर नीचे आएगा ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, क्या आएगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, सच में। चलो तो माउथ है ये, बक्कोफेरेंजियल कैविटी या ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी, जैसा बोलना बोलो, हमको प्रोनाउंसिएशन से अभी तो कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ नीट के मार्क्स हैं। 720 आ गए और तुम गवार जैसे चिल्ला भी रहे हो तो कोई तुमको कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। तो बाद में देखो बक्कोफेरेंजियल कैविटी, उसके बाद आता है ईसोफेगस आता है, क्या आता है, ईसोफेगस। देखो आपके यहाँ पहले ओ लिखा है तो ओ ईसोफेगस मत बोलना, ईसोफेगस, ठीक है। नॉलेज में जैसे के होता है तो का नॉलेज बोलते हो क्या, नहीं, तो वो नॉलेज का नॉलेज ही रहता है ना, तो वैसे ये ईसोफेगस का ईसोफेगस है। आप ध्यान दो इसका जो ईसोफेगस है, क्योंकि यहाँ पे नेक है क्या बच्चों, नहीं, तो नेक नहीं है तो फिर ईसोफेगस क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब ईसोफेगस के बाद आएगा स्टमक आएगा, क्या आएगा, स्टमक, उसके बाद आएगा इंटेस्टाइन, क्या आएगा, इंटेस्टाइन, और फिर एक नया फीचर क्या आएगा, क्लोएका, क्या आएगा, क्लोएका। क्लोएका में अगर आप देखोगे तो तीनों भी चीज़ों की एंट्री होनी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कनेक्ट होना चाहिए आपका, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर वो भी कनेक्ट होना चाहिए, या तो आपकी किडनी से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर वो ऐसा कनेक्ट होना चाहिए, और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डक्ट भी कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और आपको क्या दिखता है, आपका जेनेटल डक्ट्स अगर कनेक्ट हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अगर कनेक्ट हो रहा है, तो तीन ट्यूब एक ही ओपनिंग में आते हैं, एक ही चीज में आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोएका कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोएका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा माउथ, माउथ के बाद आता है हमारा ईसोफेगस, क्या आता है, ईसोफेगस। देखो एनसीईआरटी में नहीं बना के दिया है, मैं आपको बना के दे रहा हूँ। क्या होता है, एनसीईआरटी में लिखा के दिया होता है, बना के नहीं दिया होता, कहीं कहीं पे ये जिंक्स होता है, मिसिंग होता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो ये ईसोफेगस है बच्चों। ईसोफेगस के ओपनिंग को क्या कहते हैं हम, गुलेट, क्या कहते हैं, गुलेट। देखो दो पाइप रहेंगे बच्चों, आपने पैरामीशियम में भी देखा था, पैरामीशियम में भी ओपनिंग को क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही बोली है। तो फूड पाइप, किसी भी फूड पाइप के एंट्री को हम गुलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, गुलेट। फिर विंड पाइप के एंट्री को क्या कहेंगे, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो नहीं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो गई, 9वीं 10वीं में तो था ना आपको, तो इसको क्या कहते हैं हम, ग्लॉटिस कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और विंड पाइप के ऊपर एक कवर होता है, ऐसा याद करो, मैंने बताया था, वो कवर भी बनता है एपिग्लॉटिस, क्या है वो, एपिग्लॉटिस। कौन सी चीज़ से बनता है वो एपिग्लॉटिस, देखा नहीं आ रहा है, याद ही नहीं करते हो तुम लोग। अब देखो ये विंड पाइप है, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस है, इसी एपिग्लॉटिस के ऊपर अगर कचरा आता है तो हम मतलब क्या है, खांसते हैं। अब ये हमारा फूड पाइप है, इसकी ओपनिंग को हमने गुलेट बोला है। फूड पाइप के ऊपर कोई कवरिंग है क्या, नहीं है।
तो विदाउट कवरिंग ये ओपन है, ये गुलेट है, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। ईसोफेगस देखो बहुत छोटा है, क्या है बच्चों, बहुत छोटा, नेक ही नहीं है ना, तो ईसोफेगस इतना लॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ दिखता है आपको स्टमक, क्या दिखता है, स्टमक। तो ये जो इतना बड़ा स्टमक दिख रहा है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे क्या दिखता है आपको, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिओडेनम आता है, फिर इलियम आता है, फिर कोलन, रेक्टम और क्या आता है, क्लोएका। तो यहाँ पे ये हो गए उसके इंटेस्टाइनल पार्ट। अब ये जो रेक्टम है इसमें आपको पहले ही पता है, मैंने बताया वही, जैसे यहाँ पे अगर जो फीकल मैटर है वो आके यहाँ पे रुकता है तो फिर डेफिकेशन का सिग्नल आता है, आपको भी आता है, इनको भी आता है, सभी को आता है, तो वो डेफिकेट करते हैं बाहर। ये फीकल मैटर है ना, फीका, तो ये डेफिकेट करना है, डी मतलब डिलीट करना है, तो बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये डेफिकेशन का सिग्नल होता है, तो वो कौन देता है हमको, रेक्टम देता है। अब यहाँ से फिर वो कहाँ आता है, क्लोएका, और क्लोएका से क्या आता है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर भी यहाँ से कनेक्ट है, आगे आपको दिखेगा सारी चीज़ें कनेक्ट रहेगी, इसलिए इसको हम क्लोएका कहते हैं, और इसके ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, क्लोएकल अपर्चर। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों, एक बार देख लो। गुलेट, ईसोफेगस, स्टमक, डिओडेनम, इलियम, कोलन, रेक्टम और क्लोएका, यहाँ तक क्लियर है, देख लो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं बच्चों रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन बहुत इजी है इसका, लेकिन उतना ही अच्छा भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब इसका रेस्पिरेशन अगर आप देखते हो, स्किन से रेस्पिरेशन होता है, तो क्या कहते हैं हम बच्चों उसको, क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं हम उसको, क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। अब क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन जो है स्किन के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है बच्चों, स्किन के थ्रू। स्किन जो होती है थिन होती है, स्किन कैसी होती है इसकी, थिन होती है, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, और उसके नीचे बहुत सारे क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे वेसल्स। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसकी स्किन कैसी है, हाईली वेस्कुलर है। कैसी है, हाईली वेस्कुलर। मॉइस्ट भी है, कैसी है ये, मॉइस्ट। मॉइस्ट क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड। तीन चीजें इसकी स्किन की। पहली चीज, इसकी स्किन कैसी है बच्चों, थिन। कैसी है, कैसी है, उसके बाद ये मॉइस्ट। कैसी है, मॉइस्ट क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। उसके बाद इसके नीचे बहुत सारे वेसल्स होते हैं, इसलिए कैसी है ये, हाईली वेस्कुलर। कैसी है ये, हाईली वेस्कुलर। फिर से इसकी स्किन कैसी है, थिन। साथ में ये कैसी है, मॉइस्ट, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, म्यूकस ग्लैंड। और ये कैसी है, हाईली वेस्क्यूलर, और इसीलिए इसमें कौन सा रेस्पिरेशन हो सकता है, क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। अब एक खास बात बताता हूं आपको, लेकिन पहले देखो, टेक प्लेस इन ऑल द टाइम ड्यूरिंग द लैंड एंड वाटर। तो क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है कि वो लैंड में हो रहा है या वाटर में हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, दोनों भी जगह हो रहा है। दोनों भी जगह कॉमनली हो रहा है आपका क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। यहां तक पॉइंट क्लियर है, क्योंकि इसमें रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन बन सकता है, फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को पता नहीं था। फिर देखिए, ये हाइबरनेशन करता है, एस्टिवेशन करता है, मतलब कि समर स्लीप कर रहा है और विंटर स्लीप कर रहा है। बट बच्चों, जब ये समर स्लीप और विंटर स्लीप करता है, तो ये तो स्लीप कर रहा है, तो ये अपनी एनर्जी बचाता है। क्या बचाता है बच्चों, एनर्जी। देखो बच्चों, क्या होता है विंटर स्लीप और समर स्लीप में, मैंने जैसे आपको बोला था, ग्रिजली बेयर ऐसा रहता है, फिर खाना खाने के बाद ऐसा हो जाता है और वो ऐसा सोता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत फैट वसा रहेगा, सब चीज़ें रहेगी, तो जब वो सोएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। लेकिन स्लो मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्या लगता है बच्चों, फूड लगता है। तो उसकी बॉडी, उसी की बॉडी में से फूड कहीं ना कहीं मसल से, फैट से वो लेगी, है ना। लेकिन क्या होता है कि वो तो ग्रिजली बेयर कर रहा है, लेकिन इसके पास फिर जब वो सो रहा है हाइबरनेशन में या एस्टिवेशन में, उसके पास ऐसा क्या है कि वो क्या फिर बाद में इतना 10 किलो का हो जाता है सोते वक्त। ऐसा तो कभी हमने फ्रॉग देखा नहीं बच्चों। तो फिर वो चीज़ों को कैसे स्लो करता है, ताकि उसको बाहर जाके शिकार करने की ज़रूरत ना पड़े, खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो क्या करता है, वो तो स्लीप करता है, बट स्लीप करते हुए अगर उसके लंग्स काम करेंगे या बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेगी, तो क्या होगा, जो रेस्पिरेशन है उसी में उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी। उसकी एनर्जी क्या चलेगी, बहुत ज़्यादा चली जाएगी। तो उसकी जो एनर्जी है नहीं जानी चाहिए, इसके लिए पता है क्या होता है, ये रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ ना बर्कोफेरेंजियल कैविटी से, ना अपने लंग्स के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ किससे करता है रेस्पिरेशन, स्किन से। तो वहाँ पे वही है
कि ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन ओनली बाय क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन ही होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन में अगर आप देखोगे थ्रू लंग्स होगा। क्या होगा? थ्रू लंग्स। तो ये लंग्स के थ्रू होता है, इसलिए हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। हार्ट में हमने पढ़ा था, याद करो, हार्ट में जब ब्लड जा रहा था वहां पे ब्लड वेसल्स जा रहे थे या आ रहे थे, तो पल्मोनरी आर्टरी और क्या बोला था? पल्मोनरी वेन। याद है कहाँ था? अब यहाँ पे देखो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, मतलब किसका उल्लेख होगा यहाँ पे? लंग्स का। बट ये कहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है बच्चों? वाटर में करता है कि लैंड में करता है? कहाँ करता है? लैंड में। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, है ना? और ये वेरी वेल डेवलप्ड है। और साथ में लंग्स कैसे होते हैं बच्चों? पेयर में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिखता है आपको? बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। क्या दिखता है? बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में आपको दिखता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। देखो स्किन के ऊपर भी थी म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस ग्लैंड थे। अब बक्कल फेरेंजियल वहां पे भी क्या है? म्यूकस, तो वहां से भी रेस्पिरेशन हो सकता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन और बक्कोफेरेंजियल कैविटी, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन ये किसके लिए यूज होगा? बक्कोफेरेंजियल वाला ऑन लैंड, ऑन लैंड। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? देखो हाइबरनेशन में जाने के लिए दो चीजें याद रखना। देखो बाकी ऐसे बताते नहीं कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि इस टॉपिक को समझते यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, भगाओ इसको, जल्दी जल्दी खत्म करो। लेकिन जल्दी खत्म करने के चक्कर में इस टॉपिक की खूबसूरती निकल जाती है। देखो ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करने के लिए बच्चों दो चीज़ें करता है। पहली चीज़ ये क्या करता है पता है क्या? ये रेस्पिरेशन करता है थ्रू ओनली क्यूटेनिशियस। मैक्सिमम किससे करता है? क्यूटेनिशियस। बट अगर दूसरी चीज़ देखोगे को ग्रिजली बेयर में तो फैट होता है, इसके पास फैट नहीं होता है। इसकी जो किडनी होती है उसके ऊपर ऐसे आपको, जैसे मलिंगा के बाल होते हैं वैसे थोड़े से मोटे वाले, वैसे आपको क्या दिखता है? फैट सेल दिखते हैं। क्या दिखता है? फैट सेल। तो अगर वो सो रहा है, हाइबरनेशन कर रहा है या एस्टिवेशन कर रहा है, तो उस समय उसके किडनी के वहाँ पे आपको फैट सेल जो दिख रहा है वो उससे वो क्या है? एनर्जी लेता है। उससे क्या लेता है बच्चों? एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं है ना?